स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के लिए यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, विच इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। बच्चे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का कुछ पार्ट आप क्लास 10th में भी पढ़ कर आते हैं। ऑब्वियसली आप वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट विच लीड्स टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ वही बातें करने वाले हैं जो ऑलरेडी आपको मालूम है। हम फटाफट रिवीजन टाइप कुछ करेंगे यहाँ पर। तो बच्चे, जब एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है, वाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत पड़ी। बेटे, अगर हम 1800 की बात करें तो वहाँ पर उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली देयर वर 31 एलिमेंट्स ओनली, और 31 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली उनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना कोई बिग इशू नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, मोर एंड मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, और जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, आज अगर हम बात करें देयर आर 118 एलिमेंट्स। ठीक है ना, और इन एलिमेंट्स को अब क्या रिक्वायरमेंट थी, क्लासीफाई करने की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली उन सब की प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना एक डिफ़िकल्ट टास्क थी। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ कि अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, ठीक है ना, यू नीड अ पेंसिल, यू नीड अ पेन, यू नीड इरेजर, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, आप शॉपकीपर के पास जाके बोलते हैं कि अंकल मुझे फटाफट पेंसिल दे दीजिए। देखिए, अगर उसकी दुकान बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट नहीं होगी, अगर उसको नहीं मालूम होगा कि इस सेक्शन में पेंसिल्स हैं, इस सेक्शन में पेन हैं, इस सेक्शन में बिस्किट्स हैं, इस सेक्शन में चॉकलेट्स हैं, तो क्या करेगा, वो खुद ढूंढता रह जाएगा। मीन्स उसका खुद का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पेंसिल को ढूंढने का, प्लस हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, और आप तो क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे स्कूल जाने में, है ना। मीन्स हम अपने प्रोसेस ऑफ लर्निंग को इजी बनाने के लिए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। आ रही है बात समझ में? वाई वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट, टू मेक या टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ईजिली। क्योंकि एक तो मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद करनी है, और एक मुझे 6-7 एलिमेंट की इकट्ठी प्रॉपर्टीज याद करनी है, पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज याद करनी है। तो ऑब्वियस है वो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ अगर मैं पढ़ लूँगी तो 6-7 एलिमेंट की प्रॉपर्टी मुझे याद हो जाएंगी। ठीक है ना, दैट इज़ वाई वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहला जो आप ये बोल सकते हो थ्रू बैक दिया था, दैट वाज गिवन बाय डॉबर्नियर्स। सो द फर्स्ट classification for the elements were given by Dauberniers and this is called Daubernier triads. Wolfgang Daubernier से जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। जब उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी बच्चे, उस टाइम पे 31 एलिमेंट्स नोन थे। और ट्राइड का मतलब क्या होता है बेटा, सेट ऑफ 3 एलिमेंट, सेट ऑफ 3 एलिमेंट। ठीक है ना, सेट ऑफ 3 एलिमेंट इज कॉल्ड ट्राइड। तो बच्चे उन्होंने क्या किया, ट्राइड्स बनाए और उन ट्राइड्स में 3-3 एलिमेंट के सेट को रख दिया। इन्होंने ये कहा कि जो मिडल एलिमेंट होता है उसका मास जो होगा, फर्स्ट और थर्ड के मास का एवरेज अगर आप कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे उसके, तो आपको मिडल एलिमेंट का मास मिल जाएगा। मीन्स फॉर एग्जांपल एक ट्राइड उन्होंने दी, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक ट्राइड उन्होंने दी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। ठीक है, एक ट्राइड उन्होंने दी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दिस। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ, लिथियम का जो मास होता है दैट इज 7। लिथियम का मास कितना होता है, 7। पोटेशियम का मास होता है 39। तो बच्चे अगर मैं 39 + 7 डिवाइडेड बाय में 2 करूँ तो दैट विल बी 9, 10, 16, 46 डिवाइड बाय 2 यानी कि 23। तो सोडियम का जो मास था वो 23 आया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को के एटॉमिक मास का सम करके उसका एवरेज निकाल देंगे तो जो मिडल एलिमेंट है उसका मास निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 40, बैरियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 137। तो आप देखिए 40 + 137, 7 1 डिवाइडेड बाय में 2, 16, 88.125 मतलब लाइक 88.5 कुछ आता है। और अगर मैं स्ट्रोंशियम के मास की बात करूं तो ये एक्चुअली में 87.5 होता है, अप्रोक्सीमेटली 88 ले लेते हैं। यहाँ से कितना है 88.5। मीन्स ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा था, कभी आसपास आ रहा था, कभी एग्जैक्टली सेम आ रहा था। सिमिलरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ से भी अगर हम मास करें
कि किसका कितना आता है। जैसे आयोडीन का मास होता है बच्चे 127 और जो क्लोरीन का मास होता है दैट इज़ 35.5। तो इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रोमीन का मास निकाल सकते हैं। देखिए 127 प्लस 35.5, 5 7 और 3 10, ये आप कैलकुलेट कर लेना, अपने आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इसका मास निकल जाएगा। मीन्स ही स्टेटेड दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एवरेज ऑफ द या मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, मीन ऑफ द मास ऑफ, ही स्टेटेड दैट the mean of the mass of the first and third element will give the mass of the middle element। तो आप लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, he stated that the mass of middle element is equal to mean of the mass of first and third element, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, पहले और तीसरे एलिमेंट का मास का अगर आप मीन निकाल देंगे तो मिडल एलिमेंट का मीन निकल जाएगा। तो बच्चे एट द टाइम 31 एलिमेंट्स वर नोन, बट वो सभी के सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ही मेड 3 ट्रायड्स, कुछ बुक में लिखा हुआ है ही मेड 4 ट्रायड्स। अगर उन्होंने 4 ट्रायड्स भी बनाई थी तो भी उन्होंने टोटल कितने हो गए, 12 एलिमेंट को क्लासीफाई किया। एंड एट द टाइम 31 एलिमेंट्स वर नोन, दैट इज़ वाई डोबर्नर की जो ट्रायड थी वो क्या होगी, फेल हो गई। तो अगर हम बात करें, और इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज एटॉमिक मास, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज एटॉमिक मास, मीन्स इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पर क्लासीफाई किया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें फेलियर क्या था, या बोल सकते हैं इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी या इसकी लिमिटेशंस क्या थी, तो बच्चे ही डज नॉट क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स, वो सभी के सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए थे जो उस टाइम पे नोन थे। तो ये डोबर्नियर्स की क्या थी, लिमिटेशन थी। लेकिन बावजूद उसके डोबर्नियर को बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंस मिली, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु at least provide a initiative या give a initiative to classify the element। और हमें मालूम है कि अगर एक बार कोई चीज़ स्टार्ट हो जाती है तो बहुत सारे लोग उसको शुरू कर देते हैं। तो डोबर्नियर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को शुरू किया। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आप ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ कर आते हैं। तो दैट वॉज डोबर्नियर्स ट्रायड। डोबर्नियर के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए दैट वॉज न्यूलैंड्स, ठीक है। और उन्होंने क्या दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो डिस्कस करते हैं अनदर साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन बट विच वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बच्चे जब न्यूलैंड्स ने अपना लॉ दिया था एट द टाइम 56 एलिमेंट्स नोन थे। जब न्यूलैंड्स ने अपना लॉ दिया था तो कितने एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड। देखिए ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स, सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट 8 एलिमेंट। डोबर्नियर ने क्या किया, म्यूजिक को केमिस्ट्री के साथ मिक्स कर दिया था। मीन्स उन्होंने कहा कि अगर आप एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले एलिमेंट के साथ मैच होगी। जैसे कि हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और फिर 8th फिर से वापस क्या आता है, सा, मीन्स सा से शुरू होते हैं वापस सा पे आ जाते हैं। तो इन द सेम वे एवरी 8 एलिमेंट हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज़ वाई दिस लॉ इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो अगर मैं शुरू करूँ, उन्होंने कहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। नियॉन, उसके बाद क्या आ गया, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और इधर क्या आ गया बच्चे, पोटेशियम, और इधर क्या आ गया, सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे क्या, कैल्शियम।
मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड कैल्शियम। एक्चुअली में न्यूलैंड ने जो लॉ बनाया था उसके अकॉर्डिंग आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है सोडियम, तो इसकी प्रॉपर्टी उन्होंने कहा लिथियम के साथ मैच करेंगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से चले तो मैग्नीशियम 8th एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगे, यहाँ से मैच करेंगे। अगर आप मैग्नीशियम से शुरू हुए तो कैल्शियम इज द 8th एलिमेंट, तो इसका मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। बट जो न्यूलैंड्स का लॉ था ऑक्टेव का, वो बहुत जल्दी फेल भी हो गया। अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, न्यूलैंड्स के लॉ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी, मीन्स इनको डिस्कार्ड करते रहे लोग, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से इन्हें डेवी मेडल भी मिला था, मीन्स प्राइज़ भी मिला था, डेवी मेडल इन्हें दिया गया था। किसके लिए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिए। तो बच्चे ये जो लॉ था इसकी लिमिटेशन क्या थी, लॉ क्या था, एवरी 8th एलिमेंट हैव similar properties as that of first element, like Hindi musical notes, जैसे हिंदी म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आता है, 8th फिर से रे रिपीट होगा, तो सिमिलरली इन्होंने कहा कि एवरी 8th एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज एट दैट, ठीक है ना, एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। बट ये भी फेल हो गया, और उसका फेलियर का क्या रीज़न था या ड्रॉबैक्स क्या थी बच्चे इनके, कि उस टाइम पे हमने कहा कि 56 एलिमेंट नोन थे, बट उन्होंने क्लासीफाई किया ओनली 20 एलिमेंट्स को, मीन्स अप टू कैल्शियम 20 भी नहीं हुए, 7 7 8 14 15 16 ही क्लासीफाई ओनली 16 एलिमेंट, बट एट द टाइम 56 एलिमेंट्स वर नोन। मीन्स उस टाइम पे भी जितने एलिमेंट्स थे उनको क्लासीफाई नहीं कर पाए, इनको लाइटर एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हिज पीरियोडिक जो ये थी मेंडलीव जो लॉ था, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट। पहली बात हम बोल देते हैं, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, that is up to calcium only, ठीक है। इट्स मीन दैट ही डज नॉट क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट। और बच्चे क्योंकि उस टाइम पर नोबल गैसेज नोन नहीं थी, अगर मान लीजिए फ्यूचर में नोबल गैसेज डिस्कवर हो जाए तो यहाँ पे फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, हमारा नियोन है ना, 10th। तो नियोन जब आएगा तो 8th एलिमेंट कौन हुआ, नियोन। इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ नियोन मस्ट बी सिमिलर टू लिथियम। नियोन की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होनी चाहिए, लिथियम से, जो कि बिल्कुल गलत पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि उस टाइम पे लकीली नियोन थी नहीं, तो उनका जो लॉ था फिर भी फेल हो गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं किया। इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम और लाइटर। एक और बात थी, न्यूलैंड्स ने क्या कहा कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं, नो न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। कहते नेचर में सिर्फ 56 ही एलिमेंट हैं, आने वाले टाइम में कभी कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। और अब हम जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। देयर आर 118 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसीलिए इनकी क्लासिफिकेशन क्या हो गई, फेल हो गई। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज अगेन एटॉमिक मास, ठीक है ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज अगेन एटॉमिक वेट। तो इन्होंने भी एटॉमिक वेट के बेसिस पर ही एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। और 7 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है, इस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था। तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैं बार बार कह रही हूँ, वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 10, ठीक है। तो न्यूलैंड्स के बाद नए जो साइंटिस्ट आए वो थे लोथर मेयर। हालांकि ये नहीं है कि जस्ट उसके बाद लोथर मेयर आए थे, बीच में भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, बट उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, सो अप्लाई नहीं हुई। तो इसलिए हम मेन जो क्लासिफिकेशन दी गई थी उनकी बात कर रहे हैं। तो बच्चे इनके बाद जो साइंटिस्ट आए दैट वाज बाय लोथर मेयर। लोथर मेयर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी बच्चे, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, ठीक है ना।
एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ के बेसिस पर इन्होंने कहा कि किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। तो लेट वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर लोथरमेयर और फिर हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। दिस वॉज द ग्राफ मेड बाय लोथरमेयर। ये ग्राफ उन्होंने बनाया किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बेसिस पर। और उन्होंने ये देखा बेटा, इस ग्राफ के बेसिस पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जिनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स या ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट अब बोलते हैं जिनको, है ना, दे आर ऑक्यूपाई एट द टॉप ऑफ द कर्व। टॉप ऑफ कर्व पे कौन थे, अल्कली मेटल्स से, अल्कली मेटल्स, ठीक है। एंड सिमिलरली ही फाइंड दैट इफ वी टॉक अबाउट दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे कहीं आयोडीन भी लाई करता था। मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हेलोजन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द असेंडिंग कर्व्स। मीन्स हेलोजन कहाँ पर थे, असेंडिंग कर्व्स पर। हेलोजन्स आर प्रेजेंट ऑन असेंडिंग कर्व, असेंडिंग कर्व्स, ठीक है। हेलोजन्स आर प्रेजेंट ऑन द असेंडिंग कर्व। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख रही हैं बच्चे, यहाँ पर कहीं पर बेरिलियम लाई करता था, यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मीन्स अल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो थे वो कहाँ पर लाई करते थे, डिसेंडिंग कर्व पर। कौन, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स जिनको हम ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स बोलते हैं, आर प्रेजेंट ऑन डिसेंडिंग कर्व, डिसेंडिंग कर्व्स, ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर जिंक, कॉपर, गैलियम, ये बहुत सारों के नाम मैंने लिखे नहीं, एल्यूमिनियम। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ, इन्होंने एलिमेंट्स तो सारे अरेंज कर दिए, लेकिन ये तीन तो क्लासिफिकेशन बता दी कि ये टॉप पर होते हैं, ये असेंडिंग कर्व पर होते हैं, ये डिसेंडिंग कर्व पर होते हैं। तो बच्चे अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको इसीलिए नहीं मिली क्योंकि अगर मान लिया मुझे क्रिप्टॉन की पोजीशन बतानी है, जीनोन की पोजीशन बतानी है, तो क्रिप्टॉन, जीनोन, आर्गन, अगर आप इनको देख रहे हो ये भी तो असेंडिंग कर्व पर प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि असेंडिंग कर्व पर ये भी प्रेजेंट है और हेलोजन्स भी प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आप डिसेंडिंग कर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सब डिसेंडिंग कर्व पर है, ये सब असेंडिंग कर्व पर है और बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो हम किस तरीके से एलिमेंट्स को बताएंगे? क्या मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर ये होता है, थोड़ा सा ऊपर ये होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर ये होता है, उससे ऊपर जीनोन होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर कोई और एलिमेंट होता है, तो ये तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, है ना। तो दैट इज़ वाई हिज क्लासिफिकेशन फेल्स लेटर ऑन, और इनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो क्या था, एक ग्राफिकल फॉर्म थी जो कि एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के रिगार्डिंग इन्होंने बनाई थी, तो इनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई और ये भी फेल हो गई। इनके बाद आए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन उन्होंने दी, दैट वाज मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो दैट वाज द classification given by Lothar-Meyer. So let me talk about the next very important classification which was given by Mendeleev, Dmitry Mendeleev. We are going to talk about Mendeleev's classification of elements. तो बच्चे अगर मेंडलीव की बात करें, मेंडलीव पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट एज वेल एज ही कंसीडर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑल्सो। मीन्स ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एटॉमिक वेट के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर किया। ही कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। जब मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन दी, एट द टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन, 63 एलिमेंट्स नोन थे। अगर हम उनके बेसिस की बात करें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बच्चे उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, एटॉमिक मास एज वेल एज एंड सिमिलैरिटी इन similarities in chemical properties of elements।
और क्या केमिकल प्रॉपर्टी इन्होंने कंसीडर करी थी, दैट इज ही फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट, ही फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट। इन्होंने क्या किया, ही मेड 63 कार्ड्स, इन्होंने 63 कार्ड्स बनाए बच्चे, ठीक है ना, ही मेड 63 कार्ड्स, और हर एक कार्ड के ऊपर जो 63 एलिमेंट्स एट द टाइम नोन थे उन सब के नाम लिख दिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ लिथियम लिख दिया, सोडियम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, आयरन लिख दिया, कॉपर लिख दिया, जिंक लिख दिया, जो भी एलिमेंट्स एट द टाइम नोन थे। समझ आ रही है बात। उसके साथ साथ इन्होंने उनका एटॉमिक मास क्या है वो लिख दिया। एटॉमिक मास के साथ साथ ये एलिमेंट किस तरीके का ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम की बात करूँ, इट विल फॉर्म Li2O टाइप ऑक्साइड। सोडियम की अगर मैं बात करूँ, हमने कहा इट फॉर्म Na2O टाइप ऑक्साइड, K2O टाइप ऑफ ऑक्साइड। आयरन क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म Fa2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। सिमिलरली कॉपर क्या बनाएगा, CuO, ठीक है। मान लिया जिंक है, जिंक क्या बनाएगा, ZnO टाइप ऑक्साइड। तो इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स सेम टाइप के ऑक्साइड या हाइड्राइड बना रहे थे ऑटोमेटिकली वो इन 63 कार्ड को एक बोर्ड पर चिपकाते गए, और जब उन्होंने इन सभी के सभी एलिमेंट्स को बोर्ड पर चिपकाया तो ऑटोमेटिकली एक पीरियोडिक टेबल बनकर आ गई, जिसमें उन्होंने ये देखा कि जो एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे ही ऑक्साइड बना रहे थे वो एक रो में अरेंज हो गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम यहाँ आ गया, पोटेशियम यहाँ आ गया, क्यों, रुबीडियम यहाँ आ गया, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने वैसे ही लिखे थे शो करने के लिए। सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्योंकि ये सब क्या बनाएंगे, BeO, MgO टाइप ऑक्साइड, CaO टाइप ऑक्साइड, है ना। हाइड्राइड की अभी अगर मैं बात कर लूँ तो सेम टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे। तो वो एलिमेंट जो एक तरीके के ऑक्साइड बना रहे थे, जो एक तरीके के ऑक्साइड बना रहे थे, जो एक तरीके के ऑक्साइड बना रहे थे, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए और उन्हें जो टेबल मिली उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बच्चे जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी उस टाइम पे भी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, मीन्स नोबल गैसेस के लिए भी कोई स्पेस उनके पीरियोडिक टेबल में नहीं थी। लेकिन मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो बहुत बार मॉडिफाई हुई, रोमन जर्नल्स में बहुत बार इसके मॉडिफाइड जो फॉर्म है वो निकल कर आई, ठीक है। मेंडलीव पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, हमने कहा, जिन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर किया, ऑक्साइड और हाइड्राइड को कंपेयर किया। 63 एलिमेंट्स थे, टोटल 63 के 63 एलिमेंट्स उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में रखे। एंड ऑल्सो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि आने वाले टाइम में कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, और उसके साथ साथ इन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल में खाली जगह भी छोड़ दी। कहा कि यहाँ पर कुछ नए एलिमेंट्स आएंगे और वो नए एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी ऐसी होंगी, और उन्होंने उन प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन कर दिया था, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन थी दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ कि व्हाट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यू कैन चेक इट फ्रॉम योर NCERT बुक, यू कैन चेक इट फ्रॉम एनी अदर हेल्प बुक। तो लेट वी ड्रॉ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल बनाई है, बहुत बढ़िया नहीं है, बट मैंने सिर्फ आइडिया के लिए, मैंने कंप्लीट भी नहीं बनाई है, आइडिया के लिए। देखिए ही मेड 8 ग्रुप्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेटर ऑन ये 0 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया था जब नोबल गैसेज, मैंने कहा दिस इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म, प्रीवियस वाली मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। सिमिलरली ही मेड 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप, और साथ में 0 ग्रुप लेटर ऑन ऐड किया गया था, और इस फर्स्ट ग्रुप को भी फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, A एंड B। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे जैसे ये वाले एलिमेंट्स मैंने A ग्रुप में डाले हुए हैं, ये वाले एलिमेंट B ग्रुप में डाले हुए हैं, ये वाले एलिमेंट A में, ये B में, वेनेडियम यहाँ B में है, स्ट्रोंशियम क्रोमियम यहाँ B में है। मीन्स उन्होंने ग्रुप्स को किस में सब डिवाइड किया हुआ था, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। तो मैंने कहा एट द टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे, उन्होंने सबको क्लासीफाई कर दिया। अगर मैं कहूँ एप्लीकेशन क्या थी, या बोल सकते हो उनकी क्या अचीवमेंट्स थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। पहला, ही क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स, ऑल 63 एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड, ही लेफ्ट सम gap in his periodic table and state that in future some new elements would discover
some new elements would be discovered which must have properties similar to assigned by him। मीन्स उन्होंने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी असाइन कर दिया था। अगर आप देखें एनसीईआरटी खोलेंगे तो यहाँ पर ऑक्साइड और हाइड्राइड्स भी लिखे हुए हैं, एक बार उनको भी चेक कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, जैसे यहाँ पर इसको उन्होंने नाम दे दिया ईका एल्यूमिनियम। क्या नाम दे दिया? ईका एल्यूमिनियम। यहाँ पर उन्होंने नाम दे दिया ईका सिलिकॉन। ईका सिलिकॉन, ईका जो वर्ड होता है एक संस्कृत का वर्ड है बेटा, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट। मीन्स एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पे नेक्स्ट नया एलिमेंट डिस्कवर होगा और लेटर ऑन यहाँ पर क्या डिस्कवर हुआ? गैलियम। क्या डिस्कवर हुआ? गैलियम। और यहाँ पे जर्मेनियम एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी थी और उनको क्या कह दिया था? ईका सिलिकॉन। आप देख लीजिए कि वो कितने ज़्यादा दूरदर्शी थे। मीन्स उन्हें ऑलरेडी मालूम था कि आने वाले टाइम में यहाँ पर ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे। इनफैक्ट उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी कि ये किस तरीके के, अगर मैं इसको M कह दूँ, उन्होंने कहा था ये इस तरीके के ऑक्साइड बनाएगा ये, है ना। और वैसे ही ऑक्साइड हमें मालूम है गैलियम बनाता है Ga2O3। मीन्स ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया एंड ऑल्सो ही कंसिडर द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन गिवन बाय मेंडलीव्स। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था। इसके लिए बेटा आप एनसीईआरटी देख लीजिए और जो चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट है आप उसको गेन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमें चाहिएगी। तो अगर हम बात करें व्हाट इज पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज पीरियोडिक लॉ, तो उन्होंने क्या कहा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic weight means किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती हैं। हालांकि लेटर ऑन पीरियोडिक लॉ के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया था, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, जो कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट अकॉर्डिंग देयर एटॉमिक वेट। लेकिन उस टाइम पे एटॉमिक नंबर को किसी ने भी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया डिसाइड ही नहीं किया था, इसीलिए अब तक जितने भी क्लासिफिकेशन थे वो किसके बेसिस पर थे? ऑल वर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। तो ये दैट वाज द पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आप इसको बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। एक टर्म और हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चे, पीरियड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो, है ना। जैसे हम कहते हैं कि स्कूल में पीरियड्स लगते हैं, लेक्चर्स लगते हैं, तो पीरियड्स का मीनिंग क्या है? जो चीज़ एक डेफिनेट इंटरवल के टाइम के बाद रिपीट होनी हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी। हर रोज़ फर्स्ट लेक्चर लगता है, उसके बाद एक फिक्स टाइम के बाद सेकेंड लगता है, फिर फिक्स टाइम के बाद थर्ड लगता है, फिर नेक्स्ट डे फिर से वही रिपीटेशन होती है, 1 to 7, 8, 9 जितने भी लेक्चर लगते हैं। तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या था कि जब आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? रिपीट होंगी। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। लेकिन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि सेम होंगी, सेम भी हो सकती हैं या उनमें ग्रेजुअल कोई चेंज हो सकता है, मतलब वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकती हैं या ग्रेजुअली क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकती हैं। तो व्हाट इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज? द properties of elements repeated after a certain regular interval of time। अगर हम बात करें किसकी? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उन्होंने बच्चे फिक्स कर दिया था कि 8 के बाद मतलब 8 की प्रॉपर्टी सेम होंगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि 8 की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन्होंने कहा एक
मतलब पर्टिकुलर या फिक्स टाइम इंटरवल के बाद या फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ही स्टेटेड दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीटेड आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल ऑफ, नॉट इंटरवल ऑफ टाइम हम बोलेंगे, रेगुलर इंटरवल हम बोल देते हैं, नॉट टाइम, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम उसके बाद रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ क्या होना शुरू हो जाएंगी, रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, लाइक दिस, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की वैलेंसी +1, इन सब की वैलेंसी +2, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है, +3, है ना। तो मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी सेम है, एक मीन्स यहाँ से आप चले गए वहाँ तक, फिर जब आप सोडियम पर आए तो इसकी भी +1 ऑक्सीडेशन, फिर चले गए, फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब यहाँ आए तो इसकी प्रॉपर्टी, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, ठीक है। मीन्स ये सब +1 लूज कर सकते हैं, ये +2, ये +3, मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ साइज़ की, लिथियम से बड़ा साइज सोडियम का, सोडियम से बड़ा पोटेशियम का, इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा साइज इसका, मीन्स साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मीन्स एक रेगुलर, यहाँ से यहाँ जब आए रेगुलर इंटरवल है, ये फिक्स इंटरवल है ना। इस फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, रिपीट, मीन्स वो इंक्रीज भी कर सकती हैं, वो डिक्रीज भी कर सकती हैं, और वो सेम भी रह सकती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड periodicity in the properties, यानी कि regular repetition of the properties, regular repetition of the properties after a certain interval, after a fixed interval is called periodicity in the properties। तो बच्चे अगर हम इसमें लिमिटेशन की बात करें कि क्या लिमिटेशन थी किसकी, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये सब चीज़ें ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट ऑल दीज, आप सबको आता है ये, हम सिर्फ रिवीजन में अभी यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। तो अगर हम बात करें लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स आप बोल सकते हो, या क्या कमियाँ रह गई थी मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखिए बच्चे, वैसे तो मेंडलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। और उसके बाद जब इन्होंने दी तो आइसोटोप्स डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, दे हैव सेम एटॉमिक मास। अगर आइसोटोप्स का एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोटोप का मास अगर डिफरेंट होता है तो उनको पीरियोडिक टेबल में रखना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन 11, 12, 13, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, मीन्स ये दोनों ही क्लोरीन उसे अपनी पीरियोडिक टेबल में रखने चाहिए थे, ये 3 हाइड्रोजन अपनी पीरियोडिक टेबल में रखने चाहिए थे, बट ना तो उन्होंने आइसोटोप को डिफाइन किया, बताया इनके बारे में, और ना ये कहा कि वाई आई एम नॉट प्लेसिंग दीज आइसोटोप इन माई पीरियोडिक टेबल। तो पहली बात क्या हुई कि वो आइसोटोप की पोजीशन को एक्चुअली डिफाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि अगर वो एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अपनी टेबल बना रहे हैं तो वहाँ पे क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन और ये सब हाइड्रोजन भी उसकी पीरियोडिक टेबल में होने चाहिए, क्योंकि इन सब के मास भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। सेकेंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए बच्चे, हाइड्रोजन की पोजीशन तो अभी भी एनामलस ही है, अभी भी कॉन्ट्राडिक्शन ही है इस पर तो, और चलता ही रहेगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की क्या करती हैं, मेटल से मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मैच करती हैं। है हाइड्रोजन नॉन मेटल, बट रखा इसको कहाँ पर गया है, फर्स्ट पोजीशन पर मेटल्स के साथ, अल्काली मेटल्स के साथ। तो वाई इट इज़ प्लेस्ड एज पोजीशन फर्स्ट, इट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, मीन्स इसको फर्स्ट पोजीशन पर क्यों रखा गया है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हम थर्ड उसकी बात करें, उन्होंने ही प्लेस्ड सम dissimilar element in same slot, same group ये बोल सकते हैं, ठीक है। डिसिमिलर एलिमेंट को एक दूसरे के पास रखा हुआ था, और क्या वो सिमिलर एलिमेंट है उनको दूर दूर रख दिया। ही प्लेस्ड सिमिलर एलिमेंट्स, सिमिलर एलिमेंट का मतलब एलिमेंट पोजेसिंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ही प्लेस सिमिलर एलिमेंट का मतलब बेटा, सिमिलर का मतलब है एलिमेंट पोजेसिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफ़ी दूर उनको एलिमेंट्स को इन्होंने प्लेस कर दिया, डिसिमिलर एलिमेंट को। और क्या थी,
जब आप इसकी टेबल पढ़ेंगे तो हमने कहा कि ये अरेंज तो किसके बेसिस पर करे थे, एटॉमिक मास के बेसिस पर, बट कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था वो पहले रखे हुए थे और जिनका एटॉमिक मास कम था वो बाद में रखे हुए थे. सो ही प्लेस सम एलिमेंट्स having higher atomic mass before elements having lower atomic mass. Lower atomic mass means अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हो तो पहले तो कौन आएगा, जिसका एटॉमिक मास कम है, जिसका ज़्यादा है वो बाद में आएगा. बट जब आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास था तो क्या ज़्यादा, लेकिन उनको रखा हुआ था पहले उन एलिमेंट से जिनका एटॉमिक मास क्या है, कम. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी किसकी, दैट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, जिनको लेटर ऑन रिमूव किया गया जब हम पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल.